कभी आपको ऐसा लगा है क्या कि आजकल की जिंदगी बहुत तेजी से भाग रही है? सब कुछ तो है हमारे पास, सुविधाएं, मौके, फिर भी अंदर से कुछ खालीपन सा महसूस होता है और एक अजीब सी बेचैनी रहती है। हमें एक चीज से दूसरी चीज के पीछे भागते रहते हैं और फिर भी खुशी नहीं मिलती। तो ये कहानी है कबीर नाम के एक लड़के की, जो इसी सब में फंस गया था, पर उसने अपनी खुशी का रास्ता ढूंढ ही लिया। ये सिर्फ कबीर की कहानी नहीं है, ये तो हम सबकी कहानी है जो आज के समय की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ये एक सफर है जिसमें हम कबीर के साथ मिलकर देखेंगे कि कैसे इस ऑनलाइन दुनिया के शोर, काम के दबाव और जिंदगी के असली मतलब को ढूंढा जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे बाहर की ये चमक धमक छोड़कर एक शांत और संतुलित जिंदगी भी जी जा सकती है, जहां आपको अंदरूनी खुशी मिल सकती है। भाग 1, आज की जिंदगी का झमेला। कबीर की उथल पुथल भरी जिंदगी। कबीर जो 30 साल का था, उसने दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपनी जगह बनाने के लिए कई साल लगाए थे। उसने खूब मेहनत की, रातों रात जागा और आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने एक बढ़िया अपार्टमेंट किराए पर लिया और उसे नए नए गैजेट से भर दिया। उसके दोस्त और सहकर्मी तो सोचते थे कि वो खूब तरक्की कर रहा है। उसकी सोशल मीडिया फीड चमकदार तस्वीरों और दोस्तों के साथ वीकेंड की पार्टियों से भरी रहती थी, जहां सब कुछ परफेक्ट लगता था। तेज कारें, ब्रांडेड कपड़े और विदेश यात्राएं। बाहर से तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, पर इस चकाचौंध के पीछे गहरा खालीपन बढ़ रहा था। एक ऐसी बेचैनी जो उसे रात में सोने और दिन में चैन से रहने नहीं देती थी। उसकी सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि सुबह 6 बजे से ही फोन पर आने वाले ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन की आवाज से होती थी। उठते ही उसका पहला काम होता था सोशल मीडिया फीड देखना, जैसे ये उसकी सुबह की चाय हो। दोस्तों की छुट्टी की तस्वीरें, नए गैजेट्स की झलकियां और सहकर्मियों की सफलता की कहानियां देखकर उसके मन में एक अजीब सी होड़ शुरू हो जाती थी। उसे हमेशा लगता था कि वो कहीं पीछे छूट रहा है, कि दूसरों की जिंदगी ज्यादा मजेदार है और करियर ज्यादा सफल। आपको भी ऐसा लगता होगा ना, जब आप किसी दोस्त की पोस्ट देखते हैं जो किसी विदेशी जगह पर घूम रहा है और आप सोचते हैं कि काश मैं भी वहां होता। मनोविज्ञान कहता है कि ये सामाजिक तुलना यानी सोशल कंपैरिजन है, जो अक्सर हमारे आत्मसम्मान को कम करती है। हर सुबह वो खुद को एक ऐसी दौड़ में पाता था जिसका कोई अंत नहीं था, और ये दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं लगती थी। उसके काम की मांगे भी असीमित थीं। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक ईमेल, मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन लगातार चलते रहते थे। वीकेंड पर भी काम से जुड़े ईमेल उसके इनबॉक्स में पड़े रहते थे, जिससे उसे हमेशा एक अजीब सा दबाव महसूस होता था। आपको भी तो देर रात तक ऑफिस की ईमेल चेक करने पड़ते होंगे ना। वर्क लाइफ बैलेंस शब्द तो उसके लिए बस एक मजाक था, एक ऐसा विचार जो सिर्फ किताबों में अच्छा लगता था। लैपटॉप पर काम करते करते घंटों बीत जाते थे और अक्सर वो रात का खाना भी अपनी डेस्क पर ही खा लेता था, चमकती स्क्रीन के सामने। आंखों के नीचे काली घेरे, पीठ और कमर में लगातार दर्द और सर दर्द के साथ तनाव अब उसके पक्के साथ ही बन गए थे। ये सब कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने के लक्षण हैं, जो लगातार तनाव में रहने से शरीर में बढ़ता है। जब भी उसे कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट मिलता तो उसे खुशी से ज्यादा तनाव होता था कि अब और कितनी घंटे लैपटॉप के सामने बैठना पड़ेगा और कितनी रातों की नींद खराब करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया ने उसे एक और गहरे तलतल में ढकेल दिया था। वो लगातार दूसरों से अपनी तुलना करता रहता था, उनके उत्कृष्ट जीवन को देखकर खुद को असफल महसूस करता रहता था। फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना इतनी हावी थी कि उसे हर ऑनलाइन ट्रेंड, हर वायरल वीडियो, हर पोस्ट और हर इवेंट के बारे में जानना जरूरी लगता था। आपको भी तो लगता होगा ना कि अगर आपने कोई नई सीरीज नहीं देखी या कोई नई जगह घूमने नहीं गए तो आप पीछे रह गए। मनोविज्ञान कहता है कि ये फोन नोटिफिकेशन हमें डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देते हैं, जिससे हम बार बार फोन चेक करते रहते हैं। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ भी मिस कर दिया तो वो दुनिया से कट जाएगा। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी फोन की नीली रोशनी उसकी आंखों को चुभती रहती थी और उसका दिमाग हजारों इधर उधर के विचारों में उलझा रहता था। कभी ऑफिस के काम का तनाव, कभी सोशल मीडिया पर देखी गई चीजों का विश्लेषण। नीली रोशनी मेलाटोनिन यानी नींद के हार्मोन के उत्पादन को बाधित करती है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है। नींद उससे बहुत दूर जा चुकी थी
और अगर आती भी थी तो टुकड़ों में और परेशान करने वाली होती थी। वो जानता था कि ये सब उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कि ये उसकी मानसिक शांति को भंग कर रहा है, पर इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। मानो वो एक ऐसे भंवर में फंस गया हो जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो। कबीर और उसकी पत्नी प्रीति के बीच भी इन सबका असर पड़ रहा था। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, पर अक्सर एक दूसरे को फोन पर या लैपटॉप पर बिजी पाते थे। शाम को जब वो घर आते तो थके हारे होते, और जो थोड़ी बहुत बात होती भी थी तो वो या तो काम के बारे में होती या घर के छोटे मोटे झगड़ों पर। आपको भी तो ऐसा लगता होगा ना कि पार्टनर से बात करने का समय ही नहीं मिलता। कई बार प्रीति ने शिकायत की कि कबीर अपना फोन बाथरूम में भी ले जाता है, और जब वे बिस्तर पर होते थे तो कबीर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता था। इससे उनके बीच की नजदीकी और जुड़ाव कम होता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वे एक दूसरे के साथ तो हैं, पर असल में साथ नहीं हैं। उनकी बातें कम होती जा रही थीं और हंसी के पल अब कम ही आते थे। ये आधुनिक जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि कनेक्टिविटी के बावजूद लोग एक दूसरे से कटे हुए महसूस करते हैं। शहर का प्रदूषण भी उसकी जिंदगी का एक बुरा हिस्सा बन गया था। सुबह उठते ही उसे हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी, और शाम को जब वो ऑफिस से लौटता था तो उसके बालों और कपड़ों पर धूल की एक मोटी परत जमी होती थी, मानो शहर खुद उसे अपनी धूल में लपेट लेता हो। उसकी सांसों में अक्सर भारीपन रहता था, और कभी-कभी उसे गले में खराश और आंखों में जलन भी महसूस होती थी। प्रकृति से उसका रिश्ता तो बिल्कुल टूट चुका था। हरे भरे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और ताजी साफ हवा, ये सब उसके लिए सिर्फ किताबों की बातें बन गई थी, या फिर शायद बचपन की धुंधली यादें। वो अक्सर सोचता था कि क्या महानगर की ये चमक धमक सच में उतनी ही सुंदर है जितनी दिखती है, या ये सिर्फ एक धोखा है जो हमें प्रकृति और खुद से दूर कर रहा है, ऐसी कीमत पर जिसे हम समझ भी नहीं रहे हैं। खर्च करने का लालच भी कबीर पर पूरी तरह से हावी हो गया था। हर नया फोन मॉडल, हर नया गैजेट, हर नया ब्रांडेड प्रोडक्ट उसे अपनी ओर खींच रहा था, मानो उसके अंदर की कोई कमी इन चीजों से पूरी हो जाएगी। आपको भी तो लगता होगा ना कि अगर आपने नया फोन नहीं लिया तो आप पीछे रह गए। मनोविज्ञान कहता है कि विज्ञापन हमारी असुरक्षाओं का फायदा उठाते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि भौतिक चीजें हमें खुशी देंगी। उसे लगता था कि इन चीजों को खरीदने से उसे स्थायी खुशी मिलेगी, पर वो खुशी बस कुछ पल की होती थी, एक छोटा सा उत्साह जो जल्द ही फीका पड़ जाता। कुछ हफ्तों बाद ही उसे अगली नई चीज की तलाश होने लगती। एक अंतहीन चक्र में वो फंस गया था। उसके क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता जा रहा था और खालीपन वहीं का वहीं था। वो चीजों को जमा करने में इतना व्यस्त था कि वो जिंदगी के अनुभवों को जीना भूल गया था, अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करना भूल गया था, और उन रिश्तों को भी नजरअंदाज करने लगा था जो सच में जरूरी थे। उसके मन की शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी, और वो बस एक रोबोट की तरह अपने दिन गुजार रहा था। भाग 3। एक आवाज और एक मोड़, जागृति की किरण। एक थका देने वाली शाम जब कबीर ऑफिस से लौटा तो उसकी दुनिया अचानक रुक सी गई। उसके फोन की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और चार्जर भी नहीं मिल रहा था। ये उसके लिए एक अजीब सा अनुभव था, क्योंकि वो शायद ही कभी अपने फोन के बिना रहा हो, मानो उसका फोन उसकी सांस लेने वाली मशीन हो। उसे अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई, एक ऐसी खामोशी जो उसने कई सालों से अनुभव नहीं की थी। रात को उसे घंटों तक नींद नहीं आई, पर इस बार फोन की नीली रोशनी की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों के शोर से, जो बिना किसी बाहरी परेशानी के उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, जो उसे कहीं से पड़े हुए ध्यान से जुड़े सुझावों में मिली थी। अचानक उसे अपने बचपन का एक पल याद आया, जब वो अपने दादाजी के साथ अपने गांव में था और खुले आसमान के नीचे लेटा तारों को देख रहा था। उस वक्त कोई फोन नहीं था, कोई ईमेल नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, बस असीम शांति थी और तारों की चमक। इस याद ने उसके अंदर एक गहरी इच्छा जगाई उस शांति को फिर से पाने की। अगले दिन इस अंदरूनी बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए कबीर ने अपने बचपन के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त अमित से मिलने का फैसला किया। अमित, जो हमेशा से सादगी पसंद रहा था और शहरों की चमक धमक से दूर रहा था, अब एक छोटे से पहाड़ी गांव में पर्यावरण पर्यटन का काम करता था,
जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में थी। जब कबीर उससे मिलने पहुंचा तो अमित के चेहरे पर एक अजीब सी चमक और शांति थी जो कबीर को अपने अस्त व्यस्त जिंदगी के बिल्कुल उलट लगी। उसने कबीर को गर्मजोशी से गले लगाया और मजाक में कहा, लगता है दिल्ली की प्रदूषित हवा और तेज रफ्तार तुम्हें रास नहीं आ रही मेरे दोस्त। तुम्हारी आंखों के नीचे के काले घेरे बता रहे हैं कि तुमने कब से चैन की नींद नहीं ली। कबीर ने अपनी सारी परेशानियां अमित को बताई। काम का असीमित दबाव, रात में नींद की कमी, सोशल मीडिया का अंतहीन तनाव और सबसे बड़ा उसके अंदर का गहरा और बढ़ता हुआ खालीपन। उसने अपनी तुलना दूसरों से करने की आदत और हर नई चीज को पाने की बेचैनी के बारे में भी बताया। अमित ने धैर्य और गहरी समझ के साथ उसकी पूरी बात सुनी, उसके हर शब्द को समझा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, कबीर, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये तो हम सबकी कहानी है जो आज इस आधुनिक जीवन के दलदल में फंस रहे हैं, जहां बाहर की सफलता अंदर की शांति की कीमत पर आती है। ये भाग दौड़ हमें कहीं नहीं ले जा रही, सिवाय और ज्यादा बेचैनी और तनाव के। इस चमक धमक में हम खुद को खो रहे हैं। अमित ने उसे कुछ दिन अपने पास रुकने का सुझाव दिया, जहां वो प्रकृति के करीब रह सके और अपने अंदर झांक सके। कबीर ने सोचा कि शायद कुछ दिन की छुट्टी और शहर से दूरी उसके लिए अच्छी होगी, शायद ये उसे थोड़ी राहत दे। गांव में कबीर ने पहली बार बिना फोन के पूरा दिन बिताया। सुबह वॉमिट के साथ खेतों में जाता, जहां ओश की बूंदें घास पर चमकती थी। वो ताजी हवा में सांस लेता जो उसके फेफड़ों को शुद्ध करती महसूस होती थी, और पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की आवाज सुनता जो एक मधुर संगीत की तरह लगती थी। उसे लगा जैसे उसका शरीर और मन दोनों फिर से ताजा हो रहे हों, जैसे पुरानी थकान और तनाव उसके शरीर से बाहर निकल रहे हों। एक शाम जब वे तारों से भरे आसमान के नीचे बैठे थे, अमित ने कबीर को एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक बार एक राजा बहुत दुखी था। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, खूब सारा पैसा, बड़ा साम्राज्य, सुंदर रानियां, पर उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन एक संत उसके महल में आए और उसे बताया कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं होती, न ही किसी संपत्ति में, बल्कि वो अंदर होती है, मन की शांति में। राजा ने संत की बात पर विश्वास किया, अपनी शाही जिंदगी, अपनी सारी संपत्ति और अपने सारे रिश्ते त्याग दिए और जंगल में जाकर सालों तक ध्यान किया। आखिरकार उसे परम ज्ञान मिला और वो दुनिया का सबसे खुश आदमी बन गया, क्योंकि उसने अपने अंदर की खुशी को ढूंढ लिया था। कबीर ने कहानी सुनी और पूछा, तो क्या हमें भी अपनी शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, जैसे उस राजा ने किया? अमित ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं कबीर, सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम इस दुनिया में रहकर भी अपने अंदर शांति पा सकते हो। जरूरी यह है कि अपनी जरूरतों को समझो और अपनी अंदरूनी भावना को बदलो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ना होगा। जिंदगी में नए और बेहतर मौके पाने के लिए तुम्हें अलग तरह से सोचना होगा, अपना देखने का नजरिया बदलना होगा। ये बाहर की दुनिया को बदलने से ज्यादा अपने अंदर के संसार को बदलने की बात है। 4 शुक्रगुजार होने का अभ्यास। उसने हर दिन उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार होना शुरू किया जो उसके पास थी। सुबह की ताजी हवा, एक कप गरम चाय, अच्छी सेहत, सिर पर एक छत, पेट भर खाना और उसकी जिंदगी में मौजूद प्यारे लोग। उसने एक छोटी डायरी रखी जिसमें वो हर रात सोने से पहले 5 ऐसी चीजें लिखता था जिनके लिए वो शुक्रगुजार था, चाहे वो दिन कितना भी व्यस्त क्यों न रहा हो। इस अभ्यास ने उसके अंदर सकारात्मकता को बहुत बढ़ाया और उसे शुक्रगुजार रहने का नियम सिखाया। मनोविज्ञान बताता है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे हम ज्यादा खुश महसूस करते हैं। उसने महसूस किया कि जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है और हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी पहचान पाते हैं। 5वां, खर्च करने से आजादी। कबीर ने महसूस किया कि उसे हर नई चीज की जरूरत नहीं है। उसने जरूरतों के हिसाब से चीजें खरीदना शुरू किया, ना कि इच्छाओं के हिसाब से, और अब वो सोच समझकर खरीदारी करता था। आपको भी तो कभी लगता होगा ना कि कुछ खरीदने के बाद बस कुछ देर की खुशी मिलती है। उसने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कम किया और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी नए गैजेट या महंगे कपड़े में नहीं, बल्कि अनुभवों, रिश्तों और अंदरूनी शांति में है।
ये तालमेल के नियम जैसा था, जहां उसे अंदरूनी संतुष्टि मिली और उसे लगने लगा कि वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहा है, न कि बाजार की मांगों के हिसाब से। 6 रिश्तों को मजबूत करना। कबीर ने प्रीति के साथ हर रात कम से कम 30 मिनट का फोन फ्री समय तय किया। इस दौरान वे सिर्फ एक दूसरे से बात करते, दिन भर की बातें साझा करते या बस चुपचाप एक साथ बैठते। उन्होंने साथ में नई हॉबीज शुरू की, जैसे शाम को टहलने जाना या कोई किताब पढ़ना। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां कम होने लगी और वे एक दूसरे को फिर से समझने लगे। संचार और भावनात्मक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करने से उनके रिश्ते में नयापन आ गया। कबीर के लिए सब आसान नहीं था। कई बार उसे पुरानी आदतें फिर से घेर लेती थीं। सोशल मीडिया पर वापस जाने की तीव्र इच्छा होती थी या काम के दबाव में वो फिर से घंटों लैपटॉप के सामने बैठ जाता था और उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते थे। पर उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि ये एक सफर है, एक लगातार चलने वाली यात्रा, और हर छोटा प्रयास मायने रखता है। जब भी वो भटकता, अमित की बातें और गांव की शांति उसे वापस सही रास्ते पर ले आती थी। भाग 4, ब्रह्मांड के इशारे और आत्मज्ञान। जैसे जैसे कबीर अपनी जिंदगी में ये सकारात्मक बदलाव लाता गया, उसे महसूस हुआ कि ब्रह्मांड उसे लगातार इशारे दे रहा है। ये इशारे बहुत हल्के होते थे, पर अब कबीर उन्हें समझने लगा था। एक बार जब वो किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में फंस गया था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उसे अचानक एक पुराने सहकर्मी का फोन आया, जिसने उसे उस मुसीबत का बिल्कुल सही हल बता दिया जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। जब उसे अकेलापन महसूस होता तो कोई दोस्त उसे बिना बताए मिलने आ जाता या कोई पुराना रिश्तेदार उसे फोन कर देता, जिससे उसे भावनात्मक सहारा मिलता। उसे लगा कि जैसे ब्रह्मांड उसके सुन रहा है और उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए अनजाने तरीकों से उसकी मदद कर रहा है। उसने कर्म के नियम को समझा कि हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। मनोविज्ञान में इसे पारस्परिक परोपकारिता यानी रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म या सामाजिक आदान प्रदान यानी सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहा जा सकता है, जहां सकारात्मक व्यवहार सकारात्मक प्रतिक्रिया को आकर्षित करता है। जब उसने सकारात्मकता फैलाई, दूसरों की मदद की, ईमानदारी से काम किया और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाया, तो उसे बदले में भी सकारात्मक अनुभव, सहारा और सफलता मिली। उसने महसूस किया कि उसका हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक लहर की तरह ब्रह्मांड में फैलता है और उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया वापस लाता है। उसने आकर्षण के नियम को भी समझा कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। इसे आत्मपूर्ति भविष्यवाणी यानी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां हमारे विश्वास और अपेक्षाएं हमारे परिणामों को प्रभावित करते हैं। जब उसने अपने दिमाग को सकारात्मक रखा, अपनी इच्छाओं पर साफ ध्यान दिया और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया, तो उसकी जिंदगी में अच्छी चीजें और मौके अपने आप आने लगे। उसने देखा कि जब वो आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ किसी नए प्रोजेक्ट के लिए जाता था, तो उसके सफल होने की संभावना ज्यादा होती थी। तुलना के नियम ने उसे दूसरों से तुलना करना छोड़ना सिखाया। उसे महसूस हुआ कि हर कोई अपनी अपनी अनोखी यात्रा पर है और उसे सिर्फ अपने अंदर सुधार करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने पर ध्यान देना चाहिए। वो अब दूसरों की उत्कृष्ट सोशल मीडिया फीड से प्रभावित नहीं होता था, क्योंकि उसने अपने अंदर की शांति को ज्यादा महत्व देना सीख लिया था। स्थिरता के नियम ने उसे सिखाया कि वो अपने सोच को बदल सकता है, चाहे बाहर की परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण या बिखरी हुई क्यों ना हो। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आखिर में कबीर ने पाया कि सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी भौतिक चीजों, सोशल मीडिया पर लाइक्स, प्रमोशंस या बाहरी पहचान में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जो हम वर्तमान में पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं। सुबह के सूरज की रोशनी को महसूस करना, चिड़ियों का संगीत सुनना, एक कप गर्म चाय का स्वाद लेना, अपने प्रियजनों के साथ एक अच्छी बातचीत करना और सबसे बड़ा अपने अंदर की असीम शांति को महसूस करना। वो भी एक वस्त शहर में रहता था और अपनी नौकरी करता था, पर उसका अंदरूनी संसार शांत, स्थिर और समृद्ध था। उसने एक नया संतुलन ढूंढ लिया जो उसे बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रखता था। कबीर ने सीखा कि जिंदगी में मुसीबतें आती रहेंगी, क्योंकि वो जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, पर उनसे निपटने की शक्ति हमारे अंदर ही होती है। उसने ये भी समझा कि ब्रह्मांड हमें
असीमित उपहार देना चाहता है। हमें बस अपनी ऊर्जा को सही तरीके से लगाना सीखना होगा, अपने इरादों को साफ रखना होगा और ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखना होगा। कबीर ने इन सभी बातों को अपनी जिंदगी में लागू किया और एक संतुष्ट, शांत और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीना शुरू किया। उसकी कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे हम भी इस तेज रफ्तार दुनिया में अपना संतुलन और खुशी पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपको लगते हैं कि इससे किसी की मदद हो सकती है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपके लाइक्स हमें बताते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी ऐसी कोई समस्या महसूस हुई है या आपने कैसे उनसे निपटा? अपने अनुभव और सुझाव कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। आपके विचार दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम नया कंटेंट डालें तो आपको सबसे